Hello students, welcome back in today's class. Students, in today's class we are going to do very important numericals of electrostatics. Not that we have not done the important numericals before. बट आज के जो न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स उनकी खास बात दो है। पहला तो पुराने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करते हुए ये न्यूमेरिकल्स है। दूसरा, जो भी जेई नीट यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं बहुत हद तक आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। तो आज एक तरीके से कंक्लूडिंग क्लासेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े उनको हम यूज करने वाले हैं। तो मैं भी अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पुरानी सारी क्लासेस देख डाली हैं, पुराने सारे नोट्स अच्छे से पढ़ डाले हैं, तभी आज की क्लास को आपको ढंग से समझ आप पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। ओके, so in the situation shown, parallel conducting sheets are placed. Find the distribution of charge on each face of the plate. Students, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, यानी ये तो तय हो जाता है कि ये कंडक्टिंग मैनर का, कंडक्टिंग नेचर का मटेरियल होना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलेटर पे तो चार्ज खुद ब खुद फ्लो हो ही नहीं सकता। तो अब अगर ये कंडक्टर है और हम बात कर रहे हैं चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे आपको मैं याद दिलाऊं कि अगर एक शीट होती थी तो उसके चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें, अगर कंडक्टिंग है तो आप बोलोगे हाफ चार्ज दोनों फेस पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ गलत बात नहीं है। पर ये तब होता था जब वो कंडक्टिंग मैनर की प्लेट आइसोलेटेड होती थी, उसके आसपास कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर रहा होता था। अब क्वेश्चन क्या है आप समझ गए। मल्टीपल चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो चार्जेस उस तरीके से अरेंज नहीं हो पाएंगे जैसे आप नॉर्मली अज्यूम करते। तो फिर सर क्या करेंगे? तो एक चीज करते हैं, मान लेते हैं चार्जेस कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं कि Q इधर आ गया यानी स्मॉल q, तो इधर कितना होगा स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे Q माइनस Q होगा। ऐसा क्यों होगा? ताकि इन दोनों को ऐड करो तो वापस ये तो रहना ही चाहिए। ये अभी भी आइसोलेटेड उस फैशन में तो है ही कि इससे कोई चार्ज ले या दे नहीं सकता। अच्छा, ये Q माइनस Q है, कंडक्टर है, आपको पता है ये जितना भी पॉजिटिव है ये उतना ही यहां पे नेगेटिव इंड्यूस करवा लेगा, यानी यहां पे कितना चार्ज होगा इसी का नेगेटिव स्टूडेंट्स, यानी Q माइनस Q है तो ये लोअर केस माइनस अपर केस Q हो जाएगा। अच्छा, फिर यहां कितना होगा? तो आप बोलोगे सर -2Q में से इसको माइनस कर दिया जाए, यानी रिमेनिंग चार्ज इस तरफ होगा। भाई जितना इस तरफ आ गया उसको माइनस कर दो तो बचा हुआ इस तरफ आ जाएगा। तो ये कितना होगा? केयरफुली देखना, ये -2Q है, ये प्लस Q हो जाएगा, तो ये हो गया -Q, और ये क्या हो गया -Q। दोनों को ऐड करके क्रॉस चेक कर लो, -2Q आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अब ये उसी का ऑपोजिट यहां इंड्यूस कर देगा, यानी Q प्लस Q। तो यहां कितना होएगा? 5Q माइनस Q प्लस Q, यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये 4Q माइनस Q। ठीक है, तो इस तरीके से चार्जेस जो हैं वो रीअरेंज हो गए। तो आप बोलोगे सर तो फिर पता चल गया क्या आंसर? पता नहीं चला, जब तक स्मॉल q की वैल्यू नहीं मिलती पता नहीं चला। अच्छा, अब क्या लॉजिक यूज करेंगे? अब एक बहुत मजेदार लॉजिक यूज करेंगे कि ए अगर कोई पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया, कहां पे? कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस, फ्लक्स सब जीरो होता है, चार्जेस इस तरीके से रीअरेंज होते हैं। तो ए पे नेट फील्ड क्या हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स? जीरो। अच्छा, ए पे नेट फील्ड बनाएगा कौन? तो आप बोलोगे सर फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5 और फेस 6। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए का लेफ्ट ए का राइट, बी का लेफ्ट बी का राइट, सी का लेफ्ट सी का राइट। ठीक है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 और प्लस E6, इन 6 फेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर इंपोज होकर नेट फील्ड को क्या बना देनी चाहिए स्टूडेंट्स? जीरो। अब दूसरी बात, 2 और 3 की फील्ड एक दूसरे को क्या कर जाएगी? कैंसिल आउट कर जाएगी। क्यों कैंसिल आउट कर जाएगी? क्योंकि 2 जितना रिपेल कर रहा होगा तो 3 उतना ही अट्रैक्ट कर जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 तो पास है 3 तो दूर है। अरे भाई हमें इनफाइनाइट शीट्स माननी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे ही 4 और 5 की भी कैंसिल हो जाएगी, 4 जितना रिपेल करेगा तो 5 उतना ही अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप बोलोगे सर फिर तो ये 6 फेसेस खाली दिखाने के लिए हुए, नेट फील्ड तो खाली 1 और 6 बना रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो फिर तो 1 और 6 की भी कैंसिल हो जानी चाहिए।
E1 और E6 का भी वेक्टर एडिशन 0 हो जाना चाहिए। अच्छा वो कब हो सकता है? जब ये जितना रिपेल करे ये वहां से उतना ही रिपेल कर दे। अच्छा वो कब होगा? जब डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फर्स्ट फेस और सिक्स्थ फेस से जो बन रही हो वो सेम बन रही हो। अच्छा फर्स्ट फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी सर? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिक्स वाले से सर सिग्मा 6/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 6 क्या हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स? इक्वल। अच्छा सिग्मा 1 और सिग्मा 6 इक्वल यानी Q1 और Q6 भी इक्वल। अच्छा सर Q1 क्या है? Q1 है Q, Q6 क्या है? 4Q माइनस Q। तो ये क्या आ गया? 2Q इज इक्वल्स टू 4Q। अच्छा 2Q इज इक्वल्स टू 4Q, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2Q। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया स्टूडेंट्स। कैसे? सर ये 2Q है। अच्छा ये 2Q है तो ये क्या होगा? माइनस Q। चाहे यहां पुट कर लो या लॉजिक से सोच लो कि दोनों ऐड होके Q बनने चाहिए। अच्छा ये माइनस Q है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस Q। माइनस Q प्लस Q इंड्यूस कर देगा। अच्छा ये प्लस Q है तो ये कितना होना चाहिए? सर ये -3Q होना चाहिए ताकि दोनों ऐड होके -2Q बन जाए। अच्छा ये -3Q है तो ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? +3Q होना चाहिए। और अगर ये +3Q है तो ये कितना होना चाहिए? सर ये +2Q होना चाहिए। यानी क्या कर लिया हमने? हमने चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, बड़े आराम से बता दिया, है ना? कितना कितना चार्ज है ये आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा टोटल ऐड करें, एक बार क्रॉस चेक कर लो। टोटल ऐड करें येलो वाले चार्जेस को तो शुरू में जो चार्ज है उसके बराबर ही होना चाहिए ना। तो ये कितना है? Q और 5Q 6Q -2Q यानी 4Q। इन सबको ऐड करो तो आप बोलोगे सर इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं, ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं, तो ये दोनों ऐड होके 4Q आ रहे हैं। इससे तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बन गई कि आपको अब आइंदा से कभी भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो आप तो यही बोलोगे सर बीच वाले तो सारे वैसे भी ऐड होके 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो जितना भी चार्ज है अगर दोनों फेसेस जो एक्सट्रीम फेसेस है उनको आधा आधा ही बांटना है तो जितना चार्ज है उसको हाफ हाफ दे डालो लास्ट वालों को। सर क्या कहना चाह रहे हो? बात समझ नहीं आई? एक बार कॉपी करो, अभी समझाता हूं। ठीक है, क्या समझाना चाहता हूं देखो बताता हूं कि मान लीजिए, चलिए हाँ ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसे मैंने आपको 3 प्लेट्स बना के दे दी 1 2 और 3। ठीक है। अच्छा इस प्लेट को A कह दिया, इस प्लेट को B कह दिया, इस प्लेट को C। इस पे मान लो चार्ज दे दिया -3 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज दे दिया +5 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज दे दिया +8 माइक्रोकूलम। अब बोलो, सोच लो क्या होगा A B C पे चार्ज का रीअरेंजमेंट। चलो एक और ऐड कर दे क्या? एक D और ऐड कर देते हैं। डी पे कितना चार्ज है? +2 माइक्रोकूलम या चलो -2 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब हमें चार्ज को रीअरेंज करना है, मतलब किस तरीके से रीअरेंज होगा ये बताना है। तो लॉजिक क्या बोला अभी अभी मैंने कि अंदर वाले सारे फेसेस पे चार्ज का सम 0 है, तो एक्सट्रीम जो आउटर फेसेस है उन पे हाफ हाफ डिवाइड होना है। कितना है बोलो टोटल चार्ज? -3 + 5 यानी +2, है ना? +2 और -2 कैंसिल यानी कितना हो गया? +8 हो गया। तो फिर +8 माइक्रोकूलम इज द टोटल चार्ज। तो +8 में से हाफ इधर दे दीजिए, दे दिया सर। हाफ इधर दे दीजिए, दे दिया सर। हो गया अब आपका काम। कैसे? यहां 4 माइक्रोकूलम है, टोटल -3 माइक्रोकूलम है, तो यहां क्या होना चाहिए? -7 माइक्रोकूलम, ताकि दोनों ऐड होके -3 बन रहा है ना। अच्छा यहां -7 है तो यहां कितना होना चाहिए? +7। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? यहां +7 है तो यहां क्या होना चाहिए? -2, ताकि दोनों ऐड होके क्या बन जाए? +5। अच्छा ये -2 है तो ये क्या होना चाहिए? +2। अच्छा ये +2 है, टोटल 8 है, तो ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? +6। अच्छा ये +6 है तो यहां क्या इंड्यूस होगा स्टूडेंट्स? -6। तो दोनों ऐड होके हो गए ना -2। तो ट्रिक समझ में आ गई? सारे चार्जेस को ऐड कर लो जितने भी गिवन है, 50% इसको दे दो, 50% इसको दे दो, बचे हुए अपने आप समझ जाओगे क्या है। पर ये तभी यूज करना है जब आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है, आइसोलेटेड है। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जब इन प्लेट्स को हम आपस में कनेक्ट करने लगेंगे, पर धीरे 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 धीरे। सारा आज नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ नया सीखते हैं, फिर आने वाले टाइम में और कुछ नया सीखेंगे,
पर मैं फिर याद दिला रहा हूं, जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, आगे उसकी लाइफ 100% ईजी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी करिए एक और एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स A and B provided with the charges QA and QB. Then write the potentials of shell A and B. Students, potential लिखना due to a conducting shell बहुत 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 जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करवाता हूं कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, और मान लीजिए इसका रेडियस कितना है R और इस पे चार्ज कितना है Q। याद है हमने क्या कहा था कि कंडक्टर ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, इनर पॉइंट और आउटर पॉइंट। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स जो अब मैं कहने वाला हूं। आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर था के क्यू बाय स्मॉल आर, यानी आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस, जहां पे भी आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस। और अंदर के कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, के क्यू बाय कैपिटल आर, यानी जितना सरफेस पे था उतना ही अंदर के हर पॉइंट पे था। तो फिर से याद करते हैं, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, आर बोले तो उस पॉइंट का डिस्टेंस, और अंदर के पॉइंट पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कोई भी शेल कितना बनाएगा, के क्यू बाय आर, आर बोले तो उसका रेडियस, यानी अंदर का पूरा स्पेस इक्वी पोटेंशियल स्पेस होता था। बहुत ज्यादा देर तक मैंने ये बात करी थी जब ये टॉपिक भी पढ़ाया था। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें पोटेंशियल लिखना सीखना है जब आपको कॉन्सेंट्रिक शेल्स दे रखे हो। मान लो ये शेल हो गया ए, ये शेल हो गया बी, और इनका कॉमन सेंटर हो गया सी। चलो मैं कहता हूं सी पे भी लिखते हैं पोटेंशियल, सी पे, ए पे और बी पे। ठीक है, ट्राई कर लो। अच्छा, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल लिखना है तो अभी आपने बता तो दिया के क्यू बाय आर है, पर वो जब था जब एक स्फेयर था। अब यहां पे होगा सुपरपोजिशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अर्थ पे जो वाटर है, अर्थ पे जो वाटर है उस पे अर्थ फोर्स लगाने के साथ साथ मून का भी इंफ्लुएंस है, सन का भी इंफ्लुएंस है। वैसे ही यहां पे मान लो आपको सी पे पोटेंशियल लिखना है, कहां पे, सी पे, तो सी इस शेल की वजह से भी और इस शेल की वजह से भी पोटेंशियल अक्वायर करेगा। कितना अक्वायर करेगा सोच लो एक बार, के क्यू ए बाय ए। ये कैसे लिखा सर आपने, ए की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल, तो अंदर के पॉइंट पे तो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, प्लस के क्यू बी अपॉन बी। बड़े आराम से आप ये लिख सकते हैं। अब हम अगर लिख रहे हैं पोटेंशियल शेल ए का, कई बार लोग सोचते हैं पोटेंशियल लिख रहे हैं शेल का, अरे भाई पोटेंशियल तो पॉइंट का होता है, शेल का नहीं होता। यानी पोटेंशियल लिख रहे हैं उस पॉइंट का जो शेल ए पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्या होगा स्टूडेंट्स पोटेंशियल, तो आप बोलोगे के क्यू ए अपॉन ए। बिल्कुल सही बात है सर, शेल का खुद के सरफेस पे पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर ही होता है। अच्छा, बी की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो बी के लिए ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है, तो आप बोलोगे सर अंदर है। अंदर है तो कितना पोटेंशियल बनाएगा, जितना खुद के सरफेस पे बनाता, जैसे सी पे बनाया था। तो ए भी तो उसके इंटरनल पॉइंट ही है। अब मान लो मैं कहता हूं बी का पोटेंशियल लिख रहे हैं, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, के क्यू ए अपॉन बी। क्यों सर, क्योंकि इसके लिए ये तो बाहर का पॉइंट हो गया। इसके लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाहर का पॉइंट। तो अगर बाहर का पॉइंट होता है तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर बोले तो उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो क्या ये कहना सही होगा कि ए के लिए पॉइंट बाहर है तो पॉइंट का डिस्टेंस तो बी हो गया ना, और फिर बी का बी की वजह से, तो वो हो गया के क्यू बी बाय बी। ये हो गया ए का पोटेंशियल, ये हो गया बी का पोटेंशियल, और ये चार्जेस अभी के लिए मैंने पॉजिटिव मान लिए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि ये शो करिए कि अगर ए और बी शेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज हमेशा ए से बी पे जाएगा, चार्ज हमेशा ए से बी पे ही जाएगा। अच्छा, चार्ज जाता कहां से, पॉजिटिव चार्ज जाता कहां से कहां है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो क्या कहना चाहते हो सर, अरे भाई ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको, सोचो ध्यान से देखो, इसकी मैथ्स देखो। दोनों टर्म सेम है,
हाँ भाई, दोनों टर्म सेम है। क्या दोनों टर्म सेम है? सर न्यूमरेटर तो सेम है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? सर डिनोमिनेटर तो अलग है। कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, ए या बी? सर ए छोटा है। तो अगर ए डिनोमिनेटर छोटा है तो टर्म तो वी ए बड़ी हो गई, है ना? यानी आप चाहो तो वी ए माइनस वी बी लिख के देख लो। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो के क्यू ए कॉमन आ गया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि a छोटी टर्म है, b बड़ी टर्म है, तो 1 अपॉन ए बड़ी टर्म है, 1 अपॉन b छोटी टर्म है। तो इसका मतलब चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? a से b। अच्छा, कब तक फ्लो करता है सर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट? जब तक वो पॉइंट सेम पोटेंशियल अक्वायर नहीं कर लेते, या फिर ऐसे बोलो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। आई होप आपको ये पता है। तो वी ए माइनस वी बी जीरो हो जाना चाहिए, यानी ये टर्म जीरो हो जानी चाहिए, यानी लास्ट में क्यू ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बोलो? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज हमेशा अंदर से बाहर ही फ्लो करेगा। चार्ज हमेशा अंदर से बाहर ही फ्लो करेगा, चाहे जो हो जाए। तो आप बोलोगे सर चाहे जो हो जाएगा क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो अंदर वाले पे चार्ज है 1 नैनो कूलम। कितना चार्ज है? 1 नैनो कूलम। और बाहर वाले पे चार्ज है 1000 नैनो कूलम, यानी 1 माइक्रो कूलम। तो देखने में ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली कि यार 1 नैनो कूलम है और ये तो 1000 है, यहां तो बहुत सारा चार्ज है। तो भी ये छोटा चार्ज, छोटा रिचार्ज नहीं, छोटा चार्ज यहां से वहां फ्लो कर जाएगा। कहां से? 1 नैनो कूलम से 1000 नैनो कूलम। यानी चार्ज जो है हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? इनर शेल से आउटर शेल, चाहे चाहे ये चार्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, और अल्टीमेटली इसका पूरा चार्ज हमेशा कहां फ्लो कर जाएगा? आउटर वाले पे। खैर, मेरा पर्पस अभी ये समझाना नहीं था, मेरा पर्पस था आपको कॉन्सेंट्रिक शेल्स में कैसे हम पोटेंशियल लिखने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन के भरोसे अब आपको अपने आप पे छोड़ दूंगा, नहीं, मैं आपको एक और मौका दूंगा आज ही की क्लास में इसको समझने का। पर आप एक बार कोशिश करिए, लिखिए इसको, अगला फिर आप पहले ट्राई करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं, फिगर शोज 3 concentric conducting shells A, B and C provided with the charges shown, then state the distribution of charges on each face of the shell। तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ तो अभी किया ही था प्लेट्स के केस में, अब शेल्स के केस में करना है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है समझना। तो अब ये जैसे शेल है ना, इस पे चार्ज क्यू है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, हॉलो है, तो चार्ज कैसे रीअरेंज होगा? 0 और क्यू। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टर में फ्लक्स जीरो होना चाहिए स्टूडेंट्स। फ्लक्स जीरो मतलब चार्ज एनक्लोज भी जीरो होना चाहिए। तो अब आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अंदर जीरो बाहर क्यू, सही है। अच्छा, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बी के तो अंदर एक क्यू है ही है, तो यहां क्या होना चाहिए? माइनस क्यू। क्यों? ताकि अगर अब आप बी में सोचो, बी में, तो बी के अंदर एक क्यू भी है तो एक माइनस क्यू भी है, तो नेट क्या हो गया? जीरो। अच्छा सर, बी के अंदर की तरफ माइनस क्यू है, टोटल माइनस 2 क्यू है, तो फिर तो बाहर की तरफ भी माइनस क्यू है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहां माइनस क्यू है, तो यहां क्या होना चाहिए? अब सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सी के, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट, ये माइनस क्यू है तो उसको कैंसिल आउट होने के लिए यहां क्या होना पड़ेगा? प्लस क्यू होना पड़ेगा सर। अच्छा, यहां प्लस क्यू है और सी पे टोटल 7 क्यू है, तो फिर बाहर कितना होना चाहिए? प्लस 6 क्यू। यानी इस तरीके से चार्जेस रीअरेंज होंगे। हमेशा कंडक्टर के लिए एक बात बोली जाती है, अंदर कितना भी चार्ज छुपा लो, कंडक्टर को छुपा नहीं पाता, वो सारा चार्ज सरफेस पे दिख जाता है। देखो दिख रहा है क्या? कितना चार्ज था पूरी इस कंडक्टिंग असेंबली में? सर क्यू 7 क्यू 8 क्यू माइनस 2 क्यू, यानी 6 क्यू। देख लो 6 क्यू आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा इस तरीके से रीअरेंज होगा कि जो नेट चार्ज होगा कंडक्टिंग असेंबली का, वो हमेशा आउटर सरफेस पे दिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? फटाफट से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। फिगर शोज 3 concentric conducting shells A and B and C provided with the charges shown, then then find the potential, ignore this word state, then find the potential of each shell। क्या फाइंड करना है हमें? पोटेंशियल ऑफ ईच शेल। तो क्वेश्चन वही है, इस बार चार्ज के रीअरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें पोटेंशियल लिखना है। अब आप ये ट्राई करने चाहिए ना, करने चाहिए। इस बार कितनी टर्म्स आएगी स्टूडेंट्स?
तीन टर्म्स आएगी, VA, VB और VC। VA मतलब कहां का पोटेंशियल स्टूडेंट्स, यहां का, VB मतलब यहां, और VC मतलब यहां। चलिए, तो A पे A की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQA अपॉन A। फिर A पे B की वजह से पोटेंशियल, तो B के लिए वो इनर पॉइंट है, B के लिए वो इनर पॉइंट है, तो इनर पॉइंट पे वो उतना ही पोटेंशियल बनाएगा जितना खुद के सरफेस पे बनाता, प्लस KQC अपॉन C, क्योंकि C के लिए भी एक ऐसा पॉइंट है इनर। अब आ जाओ B पे पोटेंशियल लिखने पे। पहले मैं लिखने वाला हूं A की वजह से, तो A के लिए B जो है वो आउटर पॉइंट है स्टूडेंट, आउटर पॉइंट। तो अगर आउटर पॉइंट है तो पोटेंशियल क्या होगा, जितना भी उसका चार्ज है डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का डिस्टेंस। यानी इस बार A की वजह से B पे पोटेंशियल होगा KQA अपॉन B, B की वजह से B पे ही पोटेंशियल होगा KQB अपॉन B, और C की वजह से C पे पोटेंशियल नहीं, C की वजह से B पे पोटेंशियल होगा KQC अपॉन C, क्योंकि C की वजह से B इनर पॉइंट है और इनर पॉइंट पे वो उतना ही पोटेंशियल बनाएगा जितना खुद के सरफेस पे बनाता। अब आ जाओ C पे, C A के लिए भी आउटर पॉइंट है तो KQ अपॉन C, C B के लिए भी आउटर पॉइंट है तो KQB अपॉन C, और C के लिए तो सरफेस वाला पॉइंट है तो KQC अपॉन C। तो आई होप आपको पूरी ये कहानी समझ में आ गई होगी पोटेंशियल लिखने की, और हमें यही लिखना था। अब QA QB QC की वैल्यू आप जाहिर सी बात है पुट कर सकते हैं। QA की जगह Q डाल दीजिए, QB की जगह -2Q डाल दीजिए, QC की जगह 7Q डाल दीजिए, A की जगह रेडियस R, B की जगह 2R और C की जगह 4R। समझ गए स्टूडेंट? सोचिए इस बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल्स का रेशियो भी पूछ सकता था। खैर, in the previous problem, find the charge that will flow into the earth when shell B is earthed। ठीक है, तो जैसे ही हम B को कनेक्ट करेंगे अर्थ से, अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, जीरो पोटेंशियल। क्यों होता है सर जीरो पोटेंशियल? क्योंकि अर्थ पे अल्टीमेटली नेट चार्ज ना के बराबर है, और अर्थ का रेडियस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट जैसा है 6400 किलोमीटर। तो जब आप KQ/R करेंगे, उस लॉजिक से भी सोचिए, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। वैसे भी हम अर्थ को रेफरेंस पोटेंशियल लेके चलते ही हैं, तो हम हमेशा जब भी अर्थिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि फाइनली चार्ज का लेन देन हो सकता है। अर्थ इज लाइक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज लाइक ओशन ऑफ चार्जेस। तो तब तक वो होता रहेगा जब तक बी और अर्थ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी बी का पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो हम कहेंगे कि अब बी का चार्ज कुछ नया हो सकता है, लेट्स से QB डैश। तो हम क्या कहेंगे कि बी का जो नया पोटेंशियल होगा जब चार्ज का लेन देन स्टॉप हो गया होगा, वो क्या होगा, फिर से याद करते हैं, KQA अपॉन B प्लस KQB अपॉन B प्लस KQC अपॉन C। अच्छा, क्या A का चार्ज बदलेगा? नहीं सर, A का और C का दोनों का ही चार्ज नहीं बदल सकता। तो QA की जगह अपना वही Q आ रहा है, B की जगह 2R आ रहा है, फिर QB की जगह QB डैश लिख रहे हैं क्योंकि ये नया चार्ज है जो हमें पता नहीं है। फिर B की जगह फिर से 2R लिख रहे हैं, और फिर KQC की जगह हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, 7Q, और R की जगह क्या लिख रहे हैं, C की जगह क्या लिख रहे हैं, 4R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम LCM लेते हैं तो 2Q प्लस 2QB डैश, अच्छा इसको जीरो के इक्वेट कर रहा हूं, है ना, प्लस 7Q, ये मिला के क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी कि 2QB डैश इज इक्वल्स टू -9Q, यानी कि QB डैश किसके बराबर आ गया, -4.5Q। इसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, -4.5Q। तो आप बोलोगे सर पहले तो -2Q था, याद करो पहले कितना था, -2Q, और अब हो गया -4.5Q। तो हमें बताना है कितना चार्ज अर्थ में चला गया। सोच लो एक बार, कितना था पहले, सर पहले -2Q था, अब कितना हो गया, -4.5Q हो गया। तो कितना और कम हो गया, सर 2.5Q और कम हो गया, यानी -2Q पे तो था ही, और नीचे चला गया -4.5Q। तो कितना चार्ज अर्थ में चला गया होगा, सर जाहिर सी बात है 2.5Q। यानी चार्ज दैट हैज फ्लोन इनटू द अर्थ, वो क्या होगा, QB इनिशियल माइनस QB फाइनल।
QB इनिशियल माइनस QB फाइनल। QB इनिशियल कितना है -2Q, QB फाइनल कितना है -4.5Q। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, +2.5Q। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती थी, फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द अर्थ इनटू द अर्थ, नहीं फ्रॉम द अर्थ। तो फिर तो हम क्या कहते हैं कि भाई अर्थ से और -2.5Q आ गया, तभी तो -2Q और -2.5Q आ गया, तो -4.5Q। यानी अगर बी केयरफुल, क्योंकि ये गलतियां हो जाती है और वहां ऑप्शन में -2.5Q और +2.5Q दोनों मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछे हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम द अर्थ, तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे कुछ रटना नहीं है, बट गो बिहाइंड द लॉजिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग के क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेंट्रिक शेल्स में, कैसे उसको टैकल करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और बात, इनफैक्ट एक और बात, कई बार ये सारा डेटा सिग्मा के टर्म्स में होता है, तो मैं बार बार एक ही बात नहीं बताऊंगा, क्यू और सिग्मा में क्या रिलेशन रहता है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², जैसा आप लोग जानते हो, क्योंकि सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू द चार्ज। ठीक है, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the previous problem, now the earthing is removed and shells A and C are connected with each other, then find the final charges on A and C after equilibrium is attained. Okay students, तो इस पे कितना चार्ज था Q, इस पे कितना चार्ज था 7Q, और इस पे कितना चार्ज आ गया नया नया -4.5Q। अब आप जैसे देख पा रहे हो, B को बाईपास करते हुए कोई इंसुलेटर से कैपिंग दे दी और A और C को आपस में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब अभी खाली 2 ही स्फेयर थे, तब तो हमने पढ़ा था अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर वाले पे चला जाएगा, पर अभी ऐसा नहीं है, अभी 3 है। तो फिर क्या होएगा, तो अब मान लेते हैं कि इनका आपस का चार्ज कुछ नया हो जाएगा, QA डैश और QC डैश। खुद ट्राई कर लीजिए एक बार। फाइनली A पे और C पे पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो A पे कितना पोटेंशियल लिखोगे, K QA डैश अपॉन C, याद करिए। अच्छा, किस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं हम, बोलो, A पे, तो A पे A की वजह से K QA अपॉन A, है ना। अब याद आ रहा है, जल्दी से लिख पाओगे, K QB डैश अपॉन B प्लस K QC डैश अपॉन C इज इक्वल्स टू K QA डैश अपॉन C, है ना, प्लस K QB डैश अपॉन C प्लस K QC डैश अपॉन C। क्या किया मैंने A और C का पोटेंशियल लिखा और उनको इक्वेट कर दिया। इसमें ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म से कैंसिल ही हो गई। अच्छा, K भी कैंसिल हो गया, QA डैश की जगह क्या लिखूं, QA डैश ही रहने देता हूं, A की जगह लिख देता हूं R, QB डैश की जगह लिख देता हूं -4.5Q, B की जगह लिख देता हूं 2R, फिर QA डैश की जगह QA डैश रहने देता हूं, C की जगह लिख देता हूं 4R, और QB डैश की जगह लिख देता हूं -4.5Q, और C की जगह लिख देता हूं 4R। सही है क्या स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से 4R की टर्म बनाई जा सकती है। तो ये हो गया 4QA डैश और ये हो जाएगा अपना -9Q। समझ रहे हो स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, इज इक्वल्स टू QA डैश -4.5Q, यानी यहां से आ गया मेरा 3QA डैश इक्वल्स टू 4.5Q, यानी QA डैश की वैल्यू आ गई 1.5Q। तो A पे कितना चार्ज हो गया, 1.5Q हो गया फाइनली। तो फिर C पे कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे सर, C की टर्म तो कैंसिल ही हो गई। अरे भाई, जब इस पे Q था और इस पे 7Q था, तो कनेक्ट कर लिया, तो चार्ज का लेन देन ही तो हुआ है, टोटल तो अभी भी Q प्लस 7Q यानी 8Q ही रहेगा। तो टोटल तो अभी भी 8Q ही रहेगा। यानी अगर मान लो ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, तो फाइनली अगर अब चार्जेस कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं कि इस पे कितना हो गया 1.5Q, तो इस पे कितना हो गया स्टूडेंट्स -4.5Q, तो इस पे कितना होना चाहिए ताकि दोनों मिलके 8Q ही बने, यानी +6.5Q। ये फाइनल चार्जेस होंगे A पे, B पे और C पे। समझ में आ गया क्या, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया क्या। इट इज ऑल अबाउट हाउ क्विकली यू कैन राइट द करेक्ट पोटेंशियल इन केस ऑफ concentric shells. This is a very important thing that you have to learn.
Okay, I will move aside, copy this down, think about what you've done, and then we move forward. Okay students, तो अगली बात करते हैं. In the figure shown, two concentric conducting shells of radii r and 2r have equal surface charge densities on their outer surface. Then find the charges on the two shells. Very interesting. तो कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी. आप अप्रोच करो इसको, एक बार ट्राई करो. तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि यार सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2. अब सिग्मा 1 क्या होगा, Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 अपॉन 4 पाई 2r स्क्वायर. तो फिर Q1 बाय Q2 क्या आ गया, 1:4. ठीक है, ऐसा वो सोच लेते हैं कि भाई चार्ज डेंसिटीज इक्वेट करनी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वेट कर दो. सर क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इतना इजी होगा नहीं. अच्छा हाँ, पर एक चीज जरूर होगी, 1:4 ऑप्शंस में जरूर होगा. ठीक है, मतलब चार्जेस का आपको क्या बताना है, रेशो बताना है ना. देन फाइंड द रेशो ऑफ द चार्जेस. ठीक है, आपको क्या बताना है, देन फाइंड द रेशो ऑफ द चार्जेस. ठीक है, तो आप खट से आंसर बोल सकते थे भाई चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो चार्ज 1:4 के रेशियो में. एक ऐसी सोच रहती है. नहीं, अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज. इक्वल चार्ज डेंसिटीज ऑन देयर आउटर फेसेस, तो वही ए और बी मान लेते हैं. तो मान लो इस पे चार्ज 0 है तो इस पे कितना होगा, QA. अब अभी अभी अपन ने पढ़ा, इस पे QA होगा तो इस पे क्या होगा, -QA. और अगर मान लो इसका टोटल चार्ज QB था, इसका टोटल चार्ज QB था, तो यहां कितना होना चाहिए फिर, QA प्लस QB, ताकि दोनों ऐड होके QB बन जाए. और वैसे ही आप याद कर लो, जितना टोटल चार्ज है इस पे QA और इस पे QB, दोनों ऐड होके सरफेस पे दिख गए क्या, आउटर फेस पे दिख गए क्या, बिल्कुल दिख गए सर. अब उसने ये कहा है कि आउटर फेस पे इसके और आउटर फेस पे इसके चार्ज डेंसिटीज को इक्वेट करना है. यानी सिग्मा ए आउटर और सिग्मा बी आउटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है. तो फिर क्या करना होगा सर, तो सिग्मा ए आउटर क्या होगा, QA अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. इसको किसके इक्वेट करना होगा, QA प्लस QB अपॉन 4 पाई 2r होल स्क्वायर. समझ रहे हो स्टूडेंट्स, मन बना रहे हो, ढंग से समझ रहे हो. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी 4QA इज इक्वल्स टू QA प्लस QB, यानी 3QA इज इक्वल्स टू QB, यानी QA इज टू QB का रेशो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1:3 आ गया, है ना. क्या आ गया रेशो, 1:3. कीप दैट इन माइंड. ठीक है, आगे बढ़े, सोचो इस बारे में, एक बार जल्दी से कॉपी करो, इसको थॉट दो, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म फील्ड तो आपने एक बार बताई थी, शीट की वजह से बनती है. किसकी वजह से बनती है स्टूडेंट्स, शीट की वजह से, है ना. शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है. तो क्या कोई और तरीका भी हो सकता है यूनिफॉर्म फील्ड बनाने का, वो ही अब हमें एक्सप्लोर करना है. तो ये क्या है, पहले तो अरेंजमेंट ये समझ लो. एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो, उसका एक अच्छा खासा स्फेयर था, मान लो इसका रेडियस r था. हमने उसमें एक और स्फेरिकल कैविटी बना दी. ऐसे कैविटी वाले क्वेश्चंस हम सेंटर ऑफ मास में भी किया करते थे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी किया करते थे. आज ऐसा ही एक क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके लिए लेके आए. तो आपको बताना है कि कोई भी पॉइंट है, मान लो P, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पे डिपेंड नहीं करती, यानी यूनिफॉर्म है. तो उसके लिए फिर से याद करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनर पॉइंट पे, r डिस्टेंस पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. क्या होती थी स्टूडेंट्स, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी r वेक्टर के अलोंग ही होती थी, और आंसर क्या होता था, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे r वेक्टर हो गया इसके सेंटर से इस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर. समझ रहे हो. चलो तो अब हम बात कर रहे हैं P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की. तो आप बोलोगे सर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ना, जो अब बच गई. तो आप एक काम करो, आप ये मान लो कि ये कैविटी बनाई नहीं थी, यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर जो कैविटी बना दी, यानी जितना पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो उसकी फील्ड भी रिमूव कर दीजिए, यानी कट पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप माइनस कर दीजिए. भाई मान लो मैं कह रहा हूं 100 चार्जेस है, कितने चार्जेस है, 100.
और अभी आपने किसी पॉइंट पे बहुत मेहनत करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता की। अब मान लो दो चार्जेस को हटा दिया, तो अब आप वापस 98 की फील्ड थोड़ी ना निकालोगे। आप बोलोगे यार उन दो की पता कर लेते हैं क्या थी, तो जो 100 चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उनमें से उन दो की माइनस कर देते हैं, तो जो फील्ड आ जाएगी वो बचे हुए 98 की तो होगी। तो ठीक है सर, तो नेट फील्ड फिर क्या होगी, क्या कहना चाह रहे हो? तो नेट फील्ड होगी जो पहले थी कितनी थी, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा C1P वेक्टर, क्योंकि इसके लिए P कैसा पॉइंट है बोलो, इसके लिए P कैसा पॉइंट है, यहां से शुरू होने वाला वेक्टर, मैं काम करता हूं एरो ही बना लेता हूं, ठीक है, तो यहां से शुरू होने वाला वेक्टर और यहां खत्म होने वाला वेक्टर, इसको मैं क्या कहूंगा C1P। ऐसे ही यहां से शुरू होने वाला वेक्टर और यहां खत्म होने वाले वेक्टर को क्या कहूंगा C2P, और यहां से शुरू होने वाले वेक्टर और यहां खत्म होने वाले वेक्टर को मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स C1 C2। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड P पे पूरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसमें से माइनस कर देता हूं रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C2P, क्योंकि देखा जाए तो ये भी तो है एक स्फेरिकल कैविटी, तो ये भी जो पहले रहा होगा एक चार्ज स्फेयर नॉन कंडक्टिंग नेचर का ही तो रहा होगा, बस उसका सेंटर C2 हो गया। तो आप बोलोगे सर इसमें तो फिर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, अब क्या बच रहा है स्टूडेंट्स C1P माइनस C2P, क्या बच रहा है स्टूडेंट्स C1P माइनस C2P। नाउ C1P माइनस C2P क्या है, तो अगर आपको आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि कहता है C1 C2 प्लस C2P इज इक्वल्स टू C1P, two sides in the same order is equal to the third side in the opposite order, तो C1 C2 किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स C1P माइनस C2P। तो आप बोलोगे सर यही तो लिखा है यहां, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। तो आप बोलोगे सर ये यूनिफॉर्म हुई, ये आपको कैसे पता चला कि भाई ये नेट फील्ड यूनिफॉर्म है, तो भाई इसमें P का नामो निशान ही हट गया, यानी P अगर यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। C1 C2 बोले तो द कैविटी दैट हैज बीन मेड, उसका सेंटर का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर, यानी ये जितनी दूर बनाओगे कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, यूनिफॉर्म होगी, और उसका डायरेक्शन भी किधर होगा C1 C2 के अलोंग। यानी अगर अभी मेरे को यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी हो तो वो मैं किसके पैरेलल दिखाऊंगा स्टूडेंट्स C1 C2 के। अरे आप समझ रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी C1 C2 के ही पैरेलल होगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि काफी हद तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और बहुत क्वेश्चंस करने हैं फ्लक्स को इन्वॉल्व करते हुए, सॉलिड एंगल को इन्वॉल्व करते हुए, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। भाई अभी तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, फिर हम भाई होता है ना फिजिक्स में मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो चलो इसमें वेरिएशन डाल देते हैं, तो आप सीधे सीधे नहीं कर पाओगे उसको, आपको स्मॉल एलिमेंट के लिए करके फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो सब भी करेंगे। पर आज अपन इतने पे ही पॉज करते हैं, इतने पे ही रुकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस किए पहले इसमें खासकर पोटेंशियल लिखने वाले कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज करिए, ऐसे ही खुद को ही क्वेश्चंस दे दीजिए, हम भी वर्कशीट शेयर कर देंगे, उसमें आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं पूरी 12th क्लास का जो फाउंडेशन है वो यही चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत आराम से बहुत अच्छे से इसको पढ़ना जरूरी है, तभी आगे आपकी लाइफ इजी होगी। बाकी आप जम के मेहनत कर ही रहे हैं आई होप, और हम लोग भी आपके लिए पूरी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो होपफुली हम मिलके आपका जो भी रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं वो दिला देंगे। एंड आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस। तो अगर आप इसको वाकई लाइक कर रहे हैं हमारे एफर्ट को, हमारे काम को, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वन। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय। If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.